हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्स वेबर की आदर्श प्रारूप की अवधारणा का आगे वाला हिस्सा पढ़ने वाले हैं। आदर्श प्रारूप क्या है इसके बारे में हम हमारे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैक्स वेबर ने इसकी क्या परिभाषा दी है वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके आगे वाला हिस्सा शुरू करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आदर्श प्रारूप की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, मैक्स वेबर ने इस अवधारणा को क्यों दिया, उन्हें ऐसा क्यों लगा कि आदर्श प्रारूप की अवधारणा समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उसी के बारे में आज हम आगे देखने वाले हैं। आदर्श प्रारूप की आवश्यकता क्यों हुई? तो देखिए, मैक्स वेबर व्यक्तिकरण और विशिष्टीकरण के विपरीत थे। इतिहास में जो भी व्यक्तिकरण रहा है उसे वे हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहे हैं। समाज विज्ञान के इस तरह के संदर्भ की पृष्ठभूमि में उन्होंने आदर्श प्रारूप की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इस अवधारणा को रखते हुए उन्होंने तार्किक तथा अनुभविक आधार पर कहा कि कोई भी विज्ञान, चाहे प्राकृतिक हो या समाज विज्ञान, संपूर्ण यथार्थता को या वास्तविकता को उसके हूबहू रूप में जो है नहीं समझ सकता। कहने का मतलब है कि जैसी चीज़ है ऐसी चीज़ उसे ग्रहण कर लेना ये पूर्ण रूप से 100% पॉसिबल नहीं है, ये मैक्स वेबर का मानना था। दूसरी बात, कोई भी वैज्ञानिक व्यवस्था संपूर्ण समाज के यथार्थ को किसी भी एक अवधारणा में नहीं समेट सकती है। वेबर ने इस तथ्य को और वेबरी को सभी समाज विचारकों ने यह कहा है कि सामाजिक यथार्थता जो है अनंत होती है, उसमें इतनी ज़्यादा विविधता है कि उसको समझ पाना संभव नहीं है। ठीक है, एक ही घटना का एक विचारक कुछ मतलब निकालता है और उसी घटना को यदि कोई और विचारक या और कोई व्यक्ति देखता है तो उस घटना को वो उसके अपने दृष्टिकोण से देखता है। तो इस तरह से जो सामाजिक यथार्थता है, जो सामाजिक घटना है, उसका जो रूप है, उसकी जो परिभाषा है वो बदल जाती है। इस तरह से क्या होता है कि सामाजिक यथार्थता में बहुत अधिक विविधता होती है। इस तरह की यथार्थ का कोई भी अमूर्तीकरण संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेबर ने जब पूंजीवाद और प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता का अध्ययन प्रारंभ किया तो उनको लगा था कि धर्म और पूंजीवाद की सामान्य अवधारणाएं धार्मिक आचार और पूंजीवाद को समझने में सहायक नहीं होती है। ऐसी सामान्य अवधारणाओं द्वारा जब हम पूंजीवाद या अधिकारी तंत्र की व्याख्या करते हैं तो उनको लगता था कि इसमें कुछ न कुछ छूट जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से इसी अवधारणा के द्वारा हम धार्मिक आचार या पूंजीवाद को समझा सकते हैं। तो इस तरह की दुविधा से छुटकारा पाने के लिए वेबर ने जो है आदर्श प्रारूप की अवधारणा को रखा था। वेबर ने अपने पद्धति शास्त्र में जो है तुलनात्मक पद्धति के महत्व पर बल दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि इस पद्धति के द्वारा समाज में कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करना संभव है। वेबर की ये मान्यता थी कि सामाजिक विद्वानों ने भी प्राकृतिक विज्ञानों की भांति कार्य कारण संबंधों का अध्ययन और प्रदर्शन संभव है। तुलनात्मक पद्धति को और अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए वेबर ने आदर्श प्रारूप, जिसको कि स्वरूपात्मक प्रारूप अथवा विशिष्ट प्रारूप भी कहते हैं, इस अवधारणा को विकसित किया। उनके अनुसार आदर्श प्रारूप एक अवधारणात्मक निर्माण है जो कि अनुसंधानकर्ता को वास्तविक घटनाओं की समानताओं और असमानताओं को समझने में हेल्प करता है। यह तुलनात्मक अध्ययनों के लिए एक मौलिक विधि है। आदर्श प्रारूप का निर्माण यद्यपि वास्तविकता से करते हैं, लेकिन फिर भी यह वास्तविकता के बराबर हो भी सकती है और वास्तविकता से दूर भी ये हो सकती है। क्योंकि जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि आदर्श प्रारूप क्या होता है। ज़रूरी नहीं कि आदर्श जो तैयार किया जा रहा है किसी चीज़ का आदर्श प्रारूप वो 100% सही हो सकता है वो 100% सही हो, लेकिन संभावना यह भी होती है कि वो बिल्कुल भी सही नहीं हो, या फिर वो 50% सही हो, या फिर उसका कुछ हिस्सा ही सही हो। आदर्श प्रारूप जो है सामाजिक यथार्थों को काफ़ी सीमा तक समझने में सहायक होता है। आदर्श प्रारूप का संबंध किसी प्रकार के मूल्यांकन में भी नहीं है। यह तो एक टूल की तरह मैक्स वेबर ने यूज़ किया है जो कि सामाजिक यथार्थता के समीप या फिर सामाजिक यथार्थ को जानने में सहायता करता है। ठीक है, वेबर के पद्धति शास्त्र में विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन में उनकी रुचि तथा सामान्यकृत प्रकृति वाले तुलनात्मक समाजशास्त्र के विचार परस्पर संबंधित है। आदर्श प्रारूपों के आधार पर वे विशिष्ट ऐतिहासिक घटना के बारे में धारणा विकसित करते हैं। अपने तुलनात्मक अध्ययनों से भी वह इन्हीं आदर्श प्रारूप की सहायता लेने पर बल देते हैं। रियल में वास्तव में सामान्यकृत धारणाओं के आधार पर वेबर समाज को ही समझना चाहते थे तथा उन असमानताओं का पता लगाने की कोशिश करते हैं
जो कार्यकारण संबंधों की व्याख्या करने में सहायता कर सकती है। तो कुल मिलाकर आदर्श प्रारूप जो है समाज की घटनाओं के वास्तविक रूप तक पहुंचने में सहायता करती है। वास्तविक यथार्थ बहुत बड़ा है, बहुत अनंत है। इस यथार्थ को समझने के लिए आदर्श प्रारूप व्यक्ति निष्ठा की ओर अधिक झुकाव रखते हैं। यदि व्यक्ति निष्ठा के आ जाने के प्रति कोई भी अनुसंधानकर्ता सतर्क हो जाए, तब इस बात की संभावना बनती है कि जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको वो पूरी तरह से फॉलो कर सके। आदर्श प्रारूप को इसलिए बनाते हैं कि हम कार्यकारण की व्याख्या सही तरह से कर सकें। आदर्श प्रारूप हमें ऐतिहासिक तत्वों को समझने में सहायक होता है, लेकिन ये जो ऐतिहासिक या सामाजिक तत्व है ये संपूर्ण नहीं होकर आंशिक ही होते हैं। जब इतिहासकार या समाजशास्त्री पूंजीवाद, समाजवाद, उत्पादकता, मंदिर आदि अवधारणाओं को देखते हैं तो ये वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप के ही रूप है। स्वयं इतिहासकार या समाजशास्त्री आदर्श प्रारूप को बनाते हैं। एक बार यदि कोई अनुसंधान हो जाता है तो अनुसंधान होने के बाद किसी आदर्श प्रारूप को जो कि अनुसंधानकर्ता ने तैयार किया था उसको वो पूरी तरह से खारिज भी किया जा सकता है और पूरी तरह से माना भी जा सकता है उसको। तो फॉर एग्जांपल जैसे पूंजीवाद, समाजवाद, सामंतवाद की जो अवधारणा आज प्रचलित है, जो आज हम पढ़ रहे हैं, शायद 50 वर्ष पहले इन अवधारणाओं का अर्थ कुछ और ही था। तो आदर्श प्रारूप का निर्माण इसीलिए करते हैं कि किसी भी अवधारणा की हाल में जो स्थिति है उसका एक तार्किक और आनुभविक निर्वाह आदर्श प्रारूप में हो जाए।